हे विद्यार्थियों, आपको पता है हम गजानन माधव मुक्ति बोध को पढ़ रहे थे और आज इसका जो है लास्ट है लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ है या सिक्स है, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो देखिए बच्चों कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज हम जो इसको पढ़ेंगे ना, तो आज हम इसमें थोड़ा सा प्रश्न उत्तर जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, गजानन माधव मुक्ति बोध और काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर, कक्षा 12। ठीक है, और सब्जेक्ट हिंदी, कवि गजानन माधव मुक्ति बोध और कविता का नाम सहर्ष स्वीकारा है। देखिए बच्चों, जिंदगी में जो कुछ है, जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है। स उपसर्ग है और ह मूल शब्द है ना। सहर्ष मतलब खुशी के साथ, खुशी से मतलब मन से, जो भी बीत रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसको मैं अपने हृदय से, अपने दिल से स्वीकार कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्योंकि जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में घटी है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, और कभी जो है इसमें अपनी ऐसा कुछ उन्होंने स्पष्ट लिखा नहीं है कि किसको संबोधित कर रहे हैं, परंतु उनके कहीं कहीं शब्द में ममता भी आया है। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी माँ को संबोधित किया है, और कहीं ऐसा लगता है कि ये अनजान कोई प्रेमिका है उनकी, उसके को संबोधित कर रहे हैं। उनकी प्रिया है, उनकी पत्नी भी हो सकती है, और ईश्वर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो उनके बहुत ज्यादा करीब रहा हो, जिससे बहुत ज्यादा आत्मीयता हो, जिससे बहुत ज्यादा अपनापन हो, प्रेम हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, गर्भीली गरीबी, यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। अब देखो इसमें जो कवि है वो कह रहा है मेरी जिंदगी में जो गरीबी है ना, गरीबी को गर्भीली कह दिया है, प्रविशेषण लगा दिया है। ठीक है, अब इसमें जो है विशेषता की भी विशेषता बता रहा है ना, गर्भीली गरीबी कह दिया है उसने, विशेषता की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रविशेषण है। और गरीबी को देखो कितने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कवि ने, उसको गर्भीली कह दिया, उसको गर्व है, अभिमान है अपने गरीबी पर, उसे बहुत ज्यादा गर्व और अभिमान है। और ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, क्योंकि इस गरीबी में भी कवि ने अपने सिद्धांत, अपनी नैतिकता, अपनी ईमानदारी और गंभीर अनुभव, उसको अनुभव हुए हैं। और विचारों की जो जो वैभव मतलब संपत्ति, विचारों की संपत्ति पर गर्व है उसे, क्योंकि गरीबी ने उसको कुछ ना कुछ सिखाया है ना। अब ये भौतिक चीजें होती हैं, धन दौलत, ये सब तो कुछ क्षण में, तो कुछ थोड़ी देर के लिए आनंद देती हैं, उसके बाद ये नश्वर हैं, थोड़े टाइम के लिए होती हैं, और उसके बाद जब इनसे जीवन सुखपूर्ण नहीं बनता। लेकिन आज इंसान इन्हीं के पीछे भागे जा रहा है, उसको पता नहीं कि सच्चा सुख और शांति और सुकून किसमें है। वो इन बड़े बड़े महलों और बड़े बड़े घरों और कोठी और कार में नहीं, बल्कि सच्चा सुख, सच्चा सुख भीतरी शांति और 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 अपने अनुभवों में है, ईमानदारी में है। जब वो कवि ईमानदार है, इसीलिए उसने किसी के साथ समझौता नहीं किया, नहीं तो वरना आज 5 रुपए में लोग बिक जाते हैं, 10 रुपए में बिक जाते हैं, है ना। अपना अपना वो ईमान छोड़ बैठते हैं। आज के जैसा भ्रष्टाचार का युग है, नेता हो चाहे अभिनेता हो, कोई भी हो, आज भ्रष्टाचार की कगार पे खड़ा है। सरकार चाहे कोई भी हो, वो अपना करोड़ों का फायदा देखती है, उसे आम जनता, आम पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है। मीठी मीठी बातें करती है, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला होता है। चाहे मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहूंगी, सभी पार्टियां जो हैं इसी प्रकार की हैं, छल और कपट से जो है अपना पेट
भर रही हैं। और एक नेता कम से कम 7 पीढ़ी तक अगर उसके काम ना भी करें तो भी उसका घर आराम से चलता है। ठीक है, अब देख लीजिए अभी सांसदों ने क्या करा, अपनी पेंशन लगवा ली, है ना। तो आम आदमी के लिए क्या किया इन्होंने, कुछ भी नहीं। जो भूखा है और ज्यादा भूखा है। तो इसी चीज को तो हमें गरीबी भी कुछ सिखाती है ना। तो उसको कवि को बहुत गर्व है, दृढ़ता है, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह, अभिनव मतलब नयापन, ये जो अंदर की मजबूती है, मजबूती सिखाई है। भीतर मेरे हृदय के भीतर हमेशा विचार आते रहते हैं, सरिता बहती रहती है। और अभिनव सब ये मौलिक है, मौलिक है मतलब ये सब क्या है, एक एक वास्तविक है। ये जो है किसी बनावटीपन नहीं है इसमें, ये मेरे खुद अपनी कठिन परिश्रम से अर्जित किए हुए हैं, जो कि मेरे अंदर नए नए विचार भाव आ रहे, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, जागृत है अपलग है, संवेदन तुम्हारा है। कवि निरंतर जागृत है, सजग है, जागृत अपलक, पलक झपकाए उसने कई रातों की, मतलब अपलक, वो सजग है। ठीक है, और संवेदन तुम्हारा है। ऐसा किस कारण हो पाया है, क्योंकि वो उसके नए विचारों के कारण ही, है ना, उसके नए विचारों के कारण वो कविता का सृजन हो रहा है। विचारों की नदी कभी खत्म नहीं हो रही है, वो भरते ही जा रही है। वो सारी संवेदनाएं भावनाएं अपने प्रिय से जोड़कर देखता है। अतः कवि अपनी प्रिया के प्रति समर्पित है, क्योंकि उनकी प्रिया उन्हें इस रूप में गरीबी में भी संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। आमतौर पे क्या होता है, इंसान टूट जाता है, वो टूट जाता है, सोचता है हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, क्या होगा क्या होगा। तो गरीबी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अमीर घरों के बच्चे कुछ नहीं कर पाते, है ना। अगर उनके माँ बाप ने गंदे तरीके से पैसा कमाया भी है, ठीक है भ्रष्टाचार चोरी जो जिस भी तरीके से कमाया भी है, तो उनके बच्चे जो है कुछ भी नहीं कर पाते, ना तो उन्हें पैसे का मूल्य समझ में आता है, और वो इसी कारण जो है गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। आज नशे नशे की लत लग जाती है उन लोगों को, अफीम अफीम है, गांजा है, चरस है, हेरोइन है, ये सब नशे की लत, शराब की लत। इसीलिए बड़े लोगों के बच्चे ज्यादातर बिगड़े हुए होते हैं। तो एक चीज और देखें, 2015 में पूछा है कवि और कविता का नाम। कवि मैंने पहले ही बताया आपको, गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं, और कविता का नाम सहर्ष सरकारा है। 2015 में पूछा है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको सीधा सीधा याद कर लेना है। कवि ने जीवन के सब कुछ को सहर्ष क्यों स्वीकार किया है, 2013 में पूछा है। कवि ने जीवन के सब कुछ मतलब घटनाएं जो घट रही है उसकी जिंदगी में, जो परिस्थितियां आई हैं, चाहे वो अच्छी हैं, बुरी हैं, गलत हैं, जैसी भी हैं, है ना, उसको खुशी के साथ स्वीकार कर रहा है, मन से स्वीकार कर रहा है, आत्मा से स्वीकार कर रहा है, और उससे फिर कुछ ना कुछ सीख रहा है। देखिए बच्चों, सहर्ष स्वीकारा है, इसका उत्तर देखेंगे आगे है, इसका उत्तर ऊपर है। देखिए बच्चों, उत्तर क्या है, देखें, कवि गजानन माधव मुक्ति बोध, कविता का नाम सहर्ष स्वीकारा है। ख देखें, कवि अपने जीवन के अच्छे बुरे सब कुछ अर्थात प्रत्येक उपलब्धि को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसकी प्रिया को उसकी हर अच्छी बुरी उपलब्धि प्रिय लगती है ना, उसकी प्रिया को पसंद है। ठीक है, कवि ने प्रिया मतलब उसकी प्रेमिका भी हो सकती है, मैंने पहले ही बताया, इसमें स्पष्ट नहीं है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे प्रिया करके ही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कवि ने इस काव्यांश में किसे संबोधित किया है, मैंने बताया वो कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। तो हम यहाँ पर, वो उसकी माँ हो सकती है, उसकी प्रिया, उसकी बहन हो सकती है, कोई भी जो कवि के बहुत ज्यादा करीब रहा हो, कोई बहुत ज्यादा जिससे आत्मीयता रहा हो, जिससे अपनापन रहा हो, कोई भी हो सकता है ना। तो हमने लिख दिया यहाँ पे अपनी प्रिया को संबोधित किया है, यद्यपि यहाँ पे स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है। शब्दों का चयन और उसके भाव यही बताते हैं कि उसके पीछे उसकी प्रिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कवि के पास जीवन में गर्व करने योग्य क्या क्या चीजें हैं,
ये तो प्रश्न आया नहीं है, लेकिन इसको अलग तरह से भी पूछ सकता है कि कवि अपनी गरीबी पे गर्व क्यों करता है, इस तरह से पूछा जा सकता है इस प्रश्न को। देखिए बच्चों, अ, कवि कवि के पास गर्भीली गरीबी है। उसे अपनी गरीबी से मतलब दुख नहीं पहुंचता, निराश नहीं होता, हताश नहीं होता, लज्जा नहीं आती, उसको गर्व, अपने गरीबी पे गर्व होता है। जीवन के गंभीर अनुभव है, विचारों का वैभव है, विचारों की संपत्ति निरंतर उसके हृदय में चलती रहती है, अंतर्मन की भाव सरिता गर्व करने योग्य चीजें हैं, ठीक है, जो निरंतर उसके हृदय में चलती रहती हैं। कवि सहजता से, देखें, इस कवि सहजता के साथ किसे स्वीकार कर रहा है, सहज स्वीकार कर रहा है, किस चीज को स्वीकार कर रहा है, कवि सहजता से साथ जिंदगी के सब कुछ, है ना, जो भी घटनाएं घट रही हैं, अच्छी बुरी, है ना, कभी कभी इंसान ज्यादा दुख आ जाता है तो एकदम से बहुत ज्यादा अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठता है कि मेरे साथ ये, अच्छी बुरी सबको स्वीकार कर रहा है, तो हमें समान रहना चाहिए। अच्छी या बुरी घटना कुछ भी घट सकती है जिंदगी में, तो उसको समान रूप से एक्सेप्ट कर रहा है। ये पाठ हमको शिक्षा भी देता है, ठीक है। गर्भीली, गरीबी को गर्भीली क्यों कहा है 2010 में पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखे बच्चों, अथवा गर्भीली, गरीबी से क्या हास्य है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट देखे बच्चों, इसी में इसका उत्तर देखें। अलग अलग तरह से पूछेगा प्रश्न, लेकिन घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। जो पढ़ाया गया है उसी में से आएगा, और उसी प्रश्न को 2-4 बार ध्यान से पढ़ें। है विचार वैभव का आशय, वैचारिक संपन्नता और भीतर की सरिता का आशय भाव भाव नहीं, यहाँ देखें च, देखें च, कवि गरीबी को गर्भीली इसलिए कहा है क्योंकि वह कवि की प्रिया को भी प्रिय है। यही कारण है कि गर्भीली यानी गरीबी कवि में हीनता उत्पन्न नहीं करती, वरन उसमें भी उसको गर्व का अनुभव होता है। उसने समझौता नहीं किया, उसने गरीबी, किसी ने उसको मतलब कि समझौता नहीं किया, गरीबी में भी समझौता नहीं किया, गलत रास्ते पर नहीं चला, है ना, गलत विचारों को नहीं अपनाया। ये बहुत बड़ी चीज है बच्चों। देखें आगे, देखें बच्चों, छ देखें, छ विचार वैभव और भीतर की सरिता। विचार वैभव का अर्थ होता है कि अंदर विचारों की एक एक मतलब संपन्नता है, विचार नए 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 अभिनव नए नए विचार आते रहते हैं कवि के हृदय में। और कवि और भीतर की सरिता, भीतर की सरिता जो कि उसे कवि उसके गंभीर अनुभव ने उसको एक विचारों की श्रृंखला जो है, नए विचारों की श्रृंखला जो है धीरे 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 चलती रहती है निरंतर, और उससे वो नई नई कविताओं की रचना करता है, सृजन करता है ना। सृजन भी कैसा, मौलिक सृजन होता है, वास्तविक होता है, बनावटीपन नहीं होता। जीवन में बच्चों जो जिस भी चीज की कीमत है ना, ये दो, अथवा देखो, कवि का भीतर की सरिता से क्या हास्य है और वह किस रूप में मौलिक है ना। वही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। विचार वैभव और वैचारिक संपन्नता और भीतर की सरिता का भाव धारा से है, निरंतर बहती रहती है मन में, है ना, निरंतर बहती रहती है। और जब बहती रहती है तो क्या होता है बच्चों, बहती रहती है तो नई कविता का सृजन होता है, नए विचारों का सृजन होता है, उसमें मौलिकता होती है, ऐसी बनावटीपन नहीं होता। कोई भी चीज है जो अपने वास्तविक रूप में है वो बहुत खूबसूरत लगती है, जैसे पेड़, नदी, प्रकृति है ना, अपने वास्तविक रूप में है। और बनावट करके उसको लगा दो, उसमें हीरे मोती लगा दो, उसको बनावटीपन कहते हैं। बनावटीपन बिल्कुल भी उसको आर्टिफिशियल तरीके से शोरूम में सजा देना, पहाड़ को कहीं से उठा के छोटा सा लेके पीस आके आपने कहीं सजा दिया, तो उसकी सुंदरता किसमें है, वास्तविकता में है। वो जहाँ पे पहाड़ है, प्राकृतिक दृश्य जहाँ पर है, रियल में है, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे देखें बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के मनोभावों का संबंध किससे है। उसके मनोभावों का संबंध उसकी प्रिया के साथ है, और प्रिया के साथ है। देखिए आगे देखो, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का संबंध उसकी प्रियतमा, उसकी स्मृतियों, उसकी यादों से जुड़ा हुआ है, जो कि उसको निरंतर प्रेरणा देती है आगे बढ़ने का लिए। वो कोई भी हो सकता है ना, कवि का कोई बहुत ज्यादा आत्मीयता, जिससे बहुत ज्यादा उसे अपनापन लगे, मौलिक अपनापन लगे और वास्तविक लगे, सच में जो है वो उसको समझता है, जानता है, ठीक है।
कवि अपनी मौलिकताओं को किसका संवेदन मानता है, किसका संवेदन मानता है मौलिकताओं को, कि ये जो मौलिकता, ये जो वास्तविकता मेरे जीवन में आई है, विचारों की सृजनता जो मेरे जीवन में आई है, या संवेदन जो है वो मेरी प्रिया के कारण ही मेरी जिंदगी में आई है। अपनी प्रिया को, कवि अपनी मौलिकताओं को अपनी प्रिया का संवेदन मानता है, उसकी प्रिया के कारण ही जो है कवि ने उसकी प्रिया के कारण ही कवि ने नई चीजों का सृजन किया है। कवि अपनी प्रियतम को किस बात का श्रेय देता है? अब देखें इसमें, वो कवि अपने जीवन में प्रत्येक उपलब्धि, जो भी उसने उपलब्धि प्राप्त की है, उसके लिए अपनी प्रिया को श्रेय देता है, क्योंकि वह उसकी प्रिया मतलब प्रेमिका, जो उसके बहुत ज्यादा करीब रहा हो, आत्मीयता रही हो जिसके साथ कवि की, क्योंकि वह उसकी गरीबी पर भी गर्व करती है। ये नहीं आजकल की औरतों की तरह कि नहीं मेरे हमारे लिए ये सुविधा लाओ, वो लाओ, हमको ये चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए ब्रांडेड। क्यों? क्योंकि देखो फिर चोरी करेगा, वो चोरी करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम करेगा जिससे वो पैसा लाएगा और पैसे से फिर अपनी बीवी को खुश करेगा। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करना है, गलत रास्ते पे नहीं चलता है कभी। तो ये उसकी जो है मौलिकता है, उसकी श्रेष्ठता है ना। देखिए कवि अपने जीवन की प्रत्येक उपलब्धि के लिए अपनी प्रिया को श्रेय देता है, क्योंकि उसकी प्रिया जो है कैसी है, गरीबी में उसे गर्व करना सिखाती है, उसके मौलिक अनुभव है अनुभव, मैंने मौलिक जो भी विचार हैं, अनुभूतियां हैं, तो उस पे भी गर्व करता है उसकी प्रिया ने, क्योंकि उसके अवगुणों को भी सहर्ष से स्वीकारा है ना, जो उसे सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिस कारण उसने अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। इसलिए कवि ने उसे उन उपलब्धियों की प्राप्ति का श्रेय बिना संकोच के दे देता है। देखिए बच्चों, आगे जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो भी प्यारा है तुम्हें, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गरीबी ये विचार अनुभव सब, विचार वैभव सब, है ना, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। काव्यांश को पढ़कर बताइए कि कवि किसके प्रति समर्पित है और क्यों। 2009-2018 में मैंने अभी इसको कराया है। अगर आप ध्यान से अपने देखा होगा, सुना होगा, तो मैंने अभी से अपनी प्रेयसी के प्रति वो समर्पित है, क्योंकि उसकी दरिद्रता में भी, उसके दुख में भी साथ देती है, उसके विचारों में वो भी सहर्ष स्वीकार कर लेती है। उक्त काव्यांश में निहित काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डाले। काव्य कला पक्ष देख लीजिए इसका, 2009 में पूछा है। कवि ने अपनी गरीबी को गर्व की बात माना है, सम्मान, आत्मसम्मान दिखाई देता है। गरीबी के लिए गर्वीली विशेषण का सटीक प्रयोग होता है, और अपने भोगे हुए यथार्थ, जो भी उसने भोगा है, उसका अनुभव रहा है ना, यथार्थ गरीबी गर्भीली गरीबी ग वर्ण की तथा विचार वैभव में व वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, मौलिक है आवृत्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लाक्षणिकता का समावेश होने के कारण अर्थ सौंदर्य वृद्धि है। भाषा कैसी है? लाक्षणिकता है इसमें, ठीक है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। उपयुक्त पंक्तियों के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। इन पंक्तियों में कवि का प्रेम के प्रति अटूट विश्वास है, उसके हृदय में प्रिय के प्रति असीम प्यार भरा हुआ है। वह जितना प्रेम व्यक्त करता है उतना और ज्यादा बढ़ता है। उपयुक्त पंक्तियों के कला पक्ष को लिखिए। कला पक्ष जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर आता है। मैं यहाँ देखिए विरोधाभास अलंकार है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, में प्रश्न अलंकार भी है ना, और भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा कैसी है? सरल और भावानुकूल। सरल नहीं है, इसको समझने में थोड़ा क्या होता है, देखने में सरल लग रही है, परंतु समझने में जैसे जैसे समझते हैं हम उसकी, तो इस वैसे ये थोड़ी जटिल है, और लेकिन भाव के अनुकूल है। कविता की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न उत्तर, जिंदगी की प्रत्येक परिस्थिति को मुक्ति बोध से स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है। कविता के अनुसार उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए, 2009 में पूछा है। बोर्ड की दृष्टि से बच्चों ये जो भी करा रहे हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है। कवि ने इस कथन को संक्षेप में
व्याख्यायित कीजिए। देखिए, जिंदगी की प्रत्येक परिस्थिति को मुक्ति बोध ने सहर्ष स्वीकारा है, क्योंकि उन्हें अपनी गरीबी पर भी गर्व है। उनका यह गर्व उचित भी है, क्योंकि उनके पास धन दौलत क्षण वक्त थोड़ी देर के लिए सुख देते, वैभव भले ही ना हो, परंतु मौलिक और शाश्वत रहने वाले विचार वैभव की वैभव की मात्रा है, बहुत ज्यादा अकृत मात्रा है, बहुत बहुत मात्रा है। ठीक है, जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष से गरीबी कभी नहीं, अपनी अपनी किसी भी परिस्थिति से पीड़ा न है, परिस्थिति से न पीड़ा है और न खेद है, क्योंकि संघर्ष, दंड और गुमनामी सभी में उसकी प्रेयसी ने सदैव उसके साथ रहती है। कभी अपनी प्रेयसी की पूर्णतः समर्पित है, इसलिए कि वह मानता है कि उसका जो कुछ भी अच्छा या बुरा है या भविष्य में जो होगा, उसका एकमात्र कारण उसकी प्रेयसी ही है। अतः अपनी प्रेयसी के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करने में कवि की प्रसन्नता का अनुभव है। ठीक है, उसकी प्रेयसी ने उसका साथ दिया है बच्चों, है। और वैसे भी हमें ऐसा ही अपने दोस्त या अपना आत्मीय रखना चाहिए, जो कि हमारी मुसीबत में भी साथ दे, है ना। अच्छे वक्त में तो सब साथी खड़े हो जाते हैं हमारे, लेकिन हमें ऐसे किसी को आत्मीय बनाना चाहिए, ऐसे किसी को अपना बनाना चाहिए, जो कि हमारा मुश्किल समय में साथ दे हमारा। वैसे भी उसकी प्रेयसी प्रत्येक परिस्थिति में, स्मृतियों में सदैव सबल बनकर उसके साथ रहती है। ऐसे में उसे किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करने की में समस्या भी क्या हो सकती है ना। आगे इधर देखें बच्चों, उस तरफ ये जो है, यहाँ देखें, मेरा, ये कह रहे हैं ना, मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, वह जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है। देखिए बच्चों, यहाँ देखें, देखिए इसमें इसमें कह रहा है, देखिए, सहर्ष स्वीकारा कविता के में क्या प्रेरणा देती है, कवि अथवा कवि की संवेदनाओं के प्रति प्रेरित करने वाली शक्ति कौन सी है। 2015 में कवि मुक्ति बोध ने की कविता सहर्ष स्वीकारा है, जिंदगी के, है ना, सुख दुख, सहर्ष अवसाद, उठा पटक आदि को सम्यक, मतलब समान भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। हमें एक समान रहना चाहिए, है ना। कवि को प्रेरणा मिलती है कि वह प्रेरणा स्रोत तक हमें भी ले जा ले जाता है। उसकी प्रेरणा स्रोत, है ना। कभी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रिय के स्मरण करने के लिए कभी क्या क्या तरकीब अपनाता है। देखो, कभी जो है कहता है कि मैं हंस नहीं रहा हूँ, बल्कि सत्य कह रहा हूँ कि तुम मुझे दंड दो कि मैं पाताल के अंधेरे और समान सूनी गुफाओं और विशाल बिलों में छिप जाऊं, मेरा बिल्कुल भी पता ना चले। तुम्हारे प्रेम का दंड, तुम्हारा प्रेम तो तुम्हें भूलना भी मेरे लिए जो है दंड है, और धुएं के बादलों और पाताली अंधकार वाली गुफाओं में छिपकर संघर्ष से बच जाऊं, तो केवल तुम्हें स्मरण रखूंगा। मतलब कि इसमें कहना चाह रहा है कि, यहाँ देखिए, देखो, अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, कक्षा 12, विषय हिंदी, पाठ सहर्ष स्वीकारा है। कविता देखें, काव्यांश आरोह भाग 2, किताब का नाम है कवि गजानन माधव मुक्ति बोध बाय सरस्वती दत्त, है ना। मेरे द्वारा जो है ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या समझ में आए, तो वीडियो को, बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सरस्वती दत्त करके चैनल है, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो। ठीक है, काव्यांश को पढ़कर बताइए कि कवि किसके प्रति समर्पित है और क्यों। 2009 और 2018 में पूछा गया है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्भीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह वैचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलग है, संवेदन तुम्हारा है। देखिए बच्चों, कवि गजानन माधव मुक्ति बोध ने हिंदी साहित्य को में अपना हिंदी साहित्य को अपना स्तंभ बनाया है ना। वे स्वयं जीवन में अनेक संघर्षों से जूझते हुए कभी न टूटने वाले, निरंतर आगे बढ़ने वाले एक विचारक है, एक चिंतक है, तथा
कवि व साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। नई कविता के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है ना। सहर्ष सविकारा यानी कि तार सप्तक के ये पहले कवि माने जाते हैं, है ना। ये पहले कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। संघर्ष सविकारा है, स उपसर्ग तथा हर्ष मूल शब्द है और इसका अर्थ खुशी के साथ अपनाना अर्थात मन से अपनाना। सहर्ष सविकारा शीर्षक कविता में कवि ने अपने जीवन के सभी अनुभव, खट्टे मीठे, दुख सुख, कोमल तीखी भावनाएं, हर परिस्थितियों में स्वयं वह उत्साहित उमंग खुशी से अपने जीवन में स्वीकार करते करते हैं। कभी अपनी प्रिया, माँ, प्रेमिका, पत्नी अथवा ईश्वर जो भी हो, कभी कवि के बहुत ज्यादा निकट रहा है, उसे संबोधित करता है, परंतु कहीं स्पष्ट रूप से नहीं बताते वह इसमें कभी स्पष्ट रूप से नहीं उल्लेख करते, वो नहीं करते। अतः कवि कहता है कि मेरे जीवन में जैसा भी उसका जीवन है, उसमें अभाव है, संकट है, तकलीफें हैं, गरीबी है, दुख है, पीड़ा है, संघर्ष है, उनको वो खुशी के साथ, मन के साथ, आनंद के साथ अपनाता है। आगे देखें, वह उन स्थितियों के कारण दुखी, निराश, हताश नहीं है। मैं उन्हें बोझ नहीं मानता हूँ, अर्थात कभी उन्हें बोझ नहीं मानता। इस जीवन के प्रति कवि की प्रिया का प्रेम, स्नेह भी है, वह भी उसे पूरी तरह से संरक्षण प्रदान करती है, उसे सपोर्ट करती है। इसलिए कि इतने कष्ट भरे जीवन कोई आज की जैसी कोई स्वार्थीपूर्ण मनुष्य होता तो छोड़ के चला जाता कवि को, है ना। इतने कष्ट भरे जीवन में मुझे खुशी देता है, ये सब तुम्हारे ही कारण है ना। मैं अपनी गरीबी पर गर्व करता हूँ। हम धनहीन हैं, लेकिन हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी ईमानदारी में हमने अपने सिद्धांतों और नैतिकता से मुंह नहीं मोड़ा है ना। नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी इससे इससे समझौता कवि ने नहीं किया, चाहे कितनी ही परेशानी, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। अतः इसीलिए कवि को अपनी गरीबी पर गर्व है ना। अतः मुझे अपनी गरीबी में अभिमान नजर आता है। गरीबी ने मुझे गंभीर अनुभव दिए हैं, अर्थात वह धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जीवन जीते हुए मैंने जो अनुभव अर्जित किए, वे सारे की सारे अनुभव कोई साधारण अनुभव नहीं है। कि उन्हीं अनुभवों के कारण मेरे भीतर विचारों का तीखापन, सैलाब यानी नयापन, मौलिकता वास्तविकता तो है ही, अभिनव भी है, नए विचार भी आए हैं। विचारों की संपन्नता निरंतर चलती रहती है मेरे अंदर, जो उसी के कारण मैं मजबूत हुआ हूँ, मेरे अंदर मजबूती आई है, परिस्थितियों का सामने करने की ताकत और अभिनव अर्थात नयापन मुझे देती है। मेरे अंदर जो विचारों की नदी बहती रहती है, वह इन परिस्थितियों को जीने के कारण आई है। वो सब मौलिक है, अर्थात वे सब की सब वास्तविक है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है। मैंने अपनी जीवन के एक क्षण को जागृत, अपलक और सजग अर्थात सचेतता के साथ ये सब अनुभव प्राप्त किए हैं। हमेशा कभी सजग रहा है, सचेत रहा है, अपलक, उसने कभी भी विराम नहीं करा। विचारों की निरंतर मौलिकता को सृजन करा है उसने, अपने अपने कविता में लिखा है, कविता के माध्यम से। और नए विचारों के कारण ही मेरे मन में कविता का सृजन हो रहा है। विचारों की नदी कभी खत्म नहीं हो रही, नित्य नए नए अनुभव मिल रहे हैं। वे सारी संवेदना और भावनाएं तुम्हारी है, इसलिए मुझे वो प्रिय है। अतः कवि अपनी प्रिया के प्रति समर्पित है, क्योंकि उनकी प्रिया उन्हें इस रूप में गरीबी में भी संघर्ष की सहर्ष स्वीकार करती है ना। तो ये आज से पाठ जो है आपका समाप्त हो गया है। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा, और बार बार वीडियो को पॉज करके देख लें जो चीज नहीं समझ में आई है। बच्चों, ये पाठ हमको शिक्षा भी देता है। क्या शिक्षा देता है ना। आज इंसान छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है ना, परेशान हो जाता है, तकलीफ नहीं सह पाता। अगर उसे अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे तो भी वो गरीबी को सहन नहीं कर पाता कि मेरे पास, मैं गरीब हूँ। बच्चों, पैसे से, धन दौलत से कोई ज्यादा अमीर नहीं होता है। विचार महत्वपूर्ण होते हैं, सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं, ईमानदारी महत्वपूर्ण होते हैं। जो जिन जीवन मूल्यों को हम नकार देते हैं, जिनको हम एक्सेप्ट नहीं करते, अगर हमें बाद तक के लिए खुशी चाहिए तो हमें इन मूल्यों को अपनाना पड़ेगा, इनके साथ जीना सीखना होगा। हमारे पूर्वज लोग हैं, उन्होंने इस
पहले के लोग कहते हैं बहुत ज्यादा ईमानदार थे, बहुत ज्यादा नैतिक थे, और क्या कहते हैं, उनका चरित्र बहुत अच्छा था, है ना। तो हम आज उन पुराने विचारों को धकियानुसी कह देते हैं, है ना, उनका सम्मान नहीं करते, परंतु वो आज की जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। कोई चोर अपने बच्चे को चोरी बोले, ऐसा नहीं करेगा कि तू चोरी कर, वो चाहेगा कि उसका बेटा ईमानदार बने, कोई अच्छी पोस्ट करे, पढ़े लिखे, इस तरह। तो नैतिक मूल्य हमेशा सर्वोपरि रहे हैं, आने वाले युगों युगों तक रहेंगे, है ना। और हमको यह बात माननी पड़ेगी, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पूरी की पूरी दुनिया जो है इन जीवन मूल्यों पर चल रही है ना। और जिसने भी गलत रास्ता अपनाया है, जिसने भी गलत तरीके से पैसा कमाया है या धन दौलत, उसका सर्वनाश निश्चित हुआ है। तो मैं यहीं पर अपने विचारों को विराम देती हूँ, और आशा कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। आज हमने ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं अच्छे से। आपको पाठ में जितना भी महत्वपूर्ण था मैंने अच्छे से करा दिया है। बच्चों, अपनी कॉपी पे इसको लिखना है, लिख के फिर याद करना है, अकेले में जाके सुनना है ना। अपना टाइम निकाल के पढ़ना है। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, इसको अपनाना पड़ेगा। अपने अपने कष्ट उठाने पड़ेंगे, आपको अपनी नींद का त्याग करना पड़ेगा, अपने समय पर आप टाइम की कीमत को समझना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो सरस्वती दत्त करके चैनल है, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।